Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome again to our Vidya Vihar family. So we are back again with our daily lecture that is based on daily current affairs show. तो आज जो हमारा ये करंट अफेयर शो रहने वाला है 3 अगस्त का रहने वाला है और जैसा कि आपको पता है ये करंट अफेयर हमारा पर डे आता है और मैं कोशिश करता हूँ इसे कि मॉर्निंग के 8 बजे से पहले ये लेक्चर आप तक पहुंच जाए। इसके साथ साथ हमारा द हिंदू का एडिटोरियल के वोकैब भी आते हैं जिसमें मैं करीब ऑलमोस्ट 40 वर्ड को डिस्कस करता हूं। कहने के लिए वो बस 5 वर्ड है लेकिन उसके साथ साथ मैं एंटो सैनो टिप को मिलाकर सेंटेंस को मिलाकर अराउंड 40 वर्ड को मैं डिस्कस करता हूं और विद इन 10 मिनट्स के अंदर। इस लेक्चर से रिलेवेंट एक सजेशन आप लोगों से चाहिए। क्या आप लोग चाहते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप लोगों को चाहिए कि आज के करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो मैं उसको भी इंक्लूड कर दूंगा एदर इसी लेक्चर के लास्ट में या फिर उसके लिए मैं एक नया लेक्चर लेके आऊंगा। तो जैसा भी हो आप लोग हमें सजेशन में बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं। सबसे पहले इंफॉर्मेशन के लिए वर्ल्ड का क्या हाल है। यूएसए टॉप पे बना हुआ है कोविड में, ब्राजील सेकंड पे, इंडिया भी हमारा पीछे नहीं है। 1.8 मिलियन केस यहाँ पे हो चुके हैं। और एक चीज आपको देखकर आश्चर्य होगा कि सबसे ज्यादा न्यू केस कहाँ आया है, इंडिया में आया है। यूएसए को भी पीछे कर रहा है। टोटल डिसीज कितने हो चुके हैं, टोटल लोगों की मौत कितनी हो चुकी है, 38,000। और इंडिया में सबसे टॉप पे कौन है, महाराष्ट्र अराउंड 4.4 लाख, उसके बाद तमिलनाडु 2.5 लाख, आंध्रा 1.5 लाख। ये था आपके इंफॉर्मेशन के लिए जस्ट। चलते हैं अब हम अपने न्यूज पे। द हिंदू के फर्स्ट पेज में आज कुछ खास है नहीं, ये बस है कि जैसे ही इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर का इशू काफी गरमाया हुआ था तो बहुत सारे लोग ट्विटर पे जंग छिड़े हुए थे। उसमें पता चला कि पाकिस्तानी लोगों ने क्या किया था कि चाइनीज नाम लोगों के नाम से अकाउंट बनाया, अपना ट्विटर हैंडल को पूरा चेंज किया, उनका लैंग्वेज चेंज किया और उसके बाद वो लोग ट्वीट करना स्टार्ट किए और प्रीवियस वार के फोटो को उन लोग पोस्ट किए जा रहे थे। दूसरा है कि हमारे होम मिनिस्टर जी अमित शाह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तीसरा है जम्मू कश्मीर में अभी तक हालत नॉर्मल नहीं हुई, अभी भी कई सारे नेताओं को होम डिटेंशन में ही रखा गया है। पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत उन लोग को अभी भी घर से बाहर जाने की आजादी नहीं दी गई और क्वारंटीन रूल में थोड़ी सी ईज की गई है कि अगर आप फॉरेन से आ रहे हो तो आपको 14 डेज इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन की जगह 7 डेज ही इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन रखा जाएगा। चलते हैं हमारे न्यूज की ओर। ये न्यूज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा रेलिवेंट नहीं है बट इसमें एक चीज रेलिवेंट है, हमारा बचपन बचाओ आंदोलन। ये न्यूज क्या कहता है कि बच्चों को रेस्क्यू किया गया जो कि मैनर लेबरर्स थे, बाल मजदूरी कर रहे थे और उनका कोविड टेस्ट के लिए भेजा गया। और ये किसके द्वारा किया गया, ये किया गया बचपन बचाओ आंदोलन के तहत। तो चलिए देखते हैं बचपन बचाओ आंदोलन क्या है, इसके बैकग्राउंड को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। बचपन बचाओ आंदोलन 1980 में स्टार्ट किया गया था, किसके द्वारा, कैलाश सत्यार्थी के द्वारा, जिन्हें बाद में जाके नोबेल पीस प्राइज मिला था। और वो पीस प्राइज कब मिला था, 2014 में। किसके साथ मिला था, मलाला यूसुफजई के साथ उन्होंने इस नोबेल पीस प्राइज को शेयर किया था। वो एक सोशल रिफॉर्मर हैं जो कि चिल्ड्रन के राइट को लेकर काम करते हैं, वो चाइल्ड लेबर को लेकर काम करते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर काम करते हैं, राइट टू एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन यानी बच्चों के शिक्षा के अधिकार को लेकर लड़ते हैं। उनका बचपन बचाओ आंदोलन ही एकलौता आंदोलन उनके द्वारा नहीं चलाया गया है, उनके द्वारा और काफी सारे आंदोलन चलाए गए हैं जैसा कि ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, ग्लोबल कैंपेन फॉर एजुकेशन, उनका अपना चिल्ड्रन का फाउंडेशन भी है। तो ये बैकग्राउंड न्यूज आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि बचपन बचाओ आंदोलन से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलते हैं हमारे सेकंड न्यूज की ओर जो कि है हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सेंटर ने अभी 3 मंथ का और टाइम मांगा है जो कि वो लोग रूल फ्रेम कर सके सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेके। इस पेंडेमिक को लेकर वो लोग का कोई रूल आज तक फ्रेम नहीं कर पाए और जब तक रूल फ्रेम नहीं किया जा सकता है तब तक ये काफी मुश्किल है कि उसको फोर्स में लाया जाए। तो यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि ये सीएए होता क्या है। तो सीएए है हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। काफी लोगों को इससे काफी नाराजगी हुई थी, काफी लोग काफी स्ट्राइक कर रहे थे, काफी राइट्स हुई थी, काफी दंगे भड़के थे, काफी लोगों ने अपनी जान भी गंवाई थी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेके। चलिए इसको देखते हैं कि कब पास किया गया। इसको पास किया गया 11 दिसंबर 2019 के द्वारा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पे उठता है कि किस एक्ट को अमेंड करके सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 लाया गया। चूंकि यहाँ अमेंडमेंट लिखा हुआ यानी कि किसी न किसी एक्ट में बदलाव करके ही इस एक्ट को लाया गया और वो एक्ट है हमारा सिटीजनशिप एक्ट 1955 यानी कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 में बदलाव करके सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 लाया गया। और ये एक्ट अब क्या कहता है, ये एक्ट कहता है कि
तीन कंट्री पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 6 रिलीजन हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, इसको बोलते हैं प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज, यानी कि जिस माइनॉरिटीज के साथ वहां पे बदसलूकी होती है, उनको अच्छा लाइफ स्टाइल नहीं दिया जाता है, उनको गवर्नमेंट के द्वारा भी कोई सपोर्ट नहीं किया जाता, उन सबको भारत सरकार सिटीजनशिप प्रदान करेगी, यानी भारत सरकार अपनी नागरिकता देगी। चलिए ये तो हो गया हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। आप लोग बताइए कि अब ये एनआरसी क्या होता है, दोनों को लेकर काफी इशू चला हुआ था। इस एनआरसी के बारे में आप डिटेल्स दें कि क्या होता है। और हाँ, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का कट ऑफ डेट है 31 दिसंबर 2014। आप बताएं कि एनआरसी का कट ऑफ डेट क्या है और एनआरसी अभी कहाँ कहाँ लगाया गया है। आप इसके बारे में डिटेल्स कमेंट बॉक्स में बताएं, फिर मैं कल बताऊंगा इसका डिटेल। चलिए ये काफी अच्छा न्यूज है। यूके टू इशू क्वैन टू ऑनर गांधी जी, यानी गांधी जी को ऑनर करने के लिए यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने क्वैन इशू किया है। और वो यूनाइटेड किंगडम का कौन सा कंट्री है? ब्रिटेन। ब्रिटेन ने खासकर एक क्वैन को इशू किया है। ये काफी इंपॉर्टेंट एक न्यूज है। आपको पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग वेस्टर्न कल्चर को अपनाते जा रहे हैं, और वेस्टर्न कल्चर क्या कर रही है, हमारे कल्चर को अपनाते जा रही है। और ऐसे भी गांधी जी को तो पूरे विश्व में जाना जाता है, उनके डे को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के रूप में मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। उनको कितने सारे देशों के द्वारा सम्मानित किया जाता है हमेशा, वो चाहे इस दुनिया में रहे या ना रहे, बल्कि गांधी जी का नाम हमेशा अमर हो चुका है। चलिए एक चीज देख लेते हैं, यूके का सैर कर लेते हैं हम लोग कि यूके कहाँ पे है। चलिए ये रहा हमारा प्यारा भारत, हमारा प्यारा देश भारत। अब यहां से चलते हैं हम लोग यूके की ओर। यूके कहाँ पे है हमारा? ये रहा हमारा यूके। और थोड़ा सा जूम करके इसमें देख लेते हैं यूके। ये रहा हमारा यूके। मैप देखना काफी जरूरी है। ये देख सकते हैं यूके, आयरलैंड, अगल बगल के कंट्री को भी देख सकते हैं। स्कॉटलैंड भी यहीं पर है, नॉर्दर्न आयरलैंड, आयरलैंड, वेल्स भी यहीं पर है, इंग्लैंड यहाँ पर है। ऐसे मैप को आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा किसी भी एग्जाम के लिए। और अगर हम भारत से रिलेवेंट इसको देखें, अपने प्यारे भारत से, तो ये रहा हमारा भारत, ये रहा हमारा भारत, और यहाँ पे रहा हमारा यूके। अगर आप इंडिया से कंपेयर करके इसको देखेंगे तो आपको काफी अच्छे तरीके से ये याद रहेगा, हमेशा आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए तो ये न्यूज हमारा कवर हो गया। इस न्यूज में काफी ज्यादा कुछ नहीं था, बस आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस कंट्री ने गांधी जी को ऑनर करने के लिए क्वाइन को इशू किया, कमेमोरेट किया, तो ये यूके, ब्रिटेन ने ऐसा किया है। चलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये इस चीज में लोगों को काफी कंफ्यूजन होता है कि यूके किसको बोलते हैं, ग्रेट ब्रिटेन किसको बोलते हैं, ब्रिटिश आइल किसको बोलते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन में हमारी 3 कंट्री आती है, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड वेल्स। इस तीनों को अगर मिला दिया जाए तो बोला जाता है ग्रेट ब्रिटेन। अब अगर इसमें नॉर्दर्न आयरलैंड को भी मिला दिया जाए तो ये कौन सा कंट्री हो जाएगा? यूके, इसी को बोलते हैं। यानी कि रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड ये आपका यूके में नहीं आता, सिर्फ नॉर्दर्न आयरलैंड आता है आपका यूके में। अगर उसमें हम रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड को भी मिला दें तो ये मेरा बन जाता है ब्रिटिश आइसले, और नॉर्दर्न आयरलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड को मिलाकर मेरा बनता है आयरलैंड। ये चीज याद रखिएगा, इसमें काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है यूके में कौन कौन सी कंट्री आती है। यूके में कौन कौन सी कंट्री आई? स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। ये बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन था आप लोगों के लिए, किसी भी एग्जाम में आपसे ऐसा पूछा जा सकता है। चलिए एक और इंपॉर्टेंट न्यूज, आईपीएल के बारे में आप लोग जानते ही हैं। आईपीएल पोस्टपोन्ड हुए जा रहा था, बट गवर्नमेंट के द्वारा फाइनल इसे नॉट दे दिया गया। और वो नॉट कब से कब के बीच में दिया गया है? सितंबर 19 से लेकर नवंबर 10 के बीच में आईपीएल होना है। बट इस बार ये आईपीएल इंडिया में ना हो के कहां होगा? यूएई में होगा। चलिए जब यूएई आ गया तो यूएई को भी हम लोग देख ही लेते हैं कि यूएई कहाँ है। चलिए कंपेयर करते हैं हम अपने देश भारत से। ये रहा हमारा प्यारा देश भारत। अब इससे कंपेयर करते हैं यूएई कहाँ है, तो इसके सीधा आ जाइए यहाँ पे आपको यूएई दिख रहा है, देख रहे हैं? ये रहा हमारा यूएई। इसका नेबरिंग कंट्री कौन कौन सा है? ओमान है, सऊदी अरब है, एक तरफ गल्फ ऑफ ओमान है, दूसरी तरफ पर्सियन गल्फ है। आप लोग हमेशा मैप की प्रैक्टिस जरूर करें। कोई भी कंट्री अगर न्यूज में रहे तो उसको आप लोग एक बार जाके मैप में जरूर सर्च करें। तो यहाँ से मैंने इंडिया को सेंटर मान के मैंने यूएई को खोजा है, तो यूएई उसके पैरेलल ही है। चलिए अब चलते हैं न्यूज की ओर।
और चलिए एक चीज इंफॉर्मेशन बताइए कि ये जो आईपीएल है हमारा कौन सा वर्जन का आईपीएल है। चलिए मैं ही बता देता हूँ, ये आईपीएल 13 है। आईपीएल को स्टार्ट कब किया गया था? 2008 में आईपीएल को स्टार्ट किया गया था। ये 13th वर्जन है। अभी तक आईपीएल की सबसे ज्यादा ट्रॉफी किसने जीती है? मुंबई इंडियंस ने। ये सब स्टैटिक न्यूज है, कभी भी किसी से पूछा जा सकता है। सबसे ज्यादा विकेट किसने लिया है? लसित मलिंगा, वो भी यहाँ कहाँ के हैं? मुंबई के हैं। सबसे ज्यादा रन किसने बनाया है? तो वो तो रन मशीन ही हो सकते हैं, विराट कोहली ने सबसे ज्यादा रन बनाया है। सबसे ज्यादा बार ट्रॉफी मुंबई इंडियंस, उसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने जीती है। ये सब स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है, आपके किसी भी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, खासकर एसएससी सब एग्जाम में ये सब का ज्यादा चांस आता है ऐसे क्वेश्चन को पूछने का। हाँ, इस बार थोड़ा सा ये एक रूल लगा दिया गया कि आप एक टीम में मैक्सिमम 24 प्लेयर को ही रख सकते हो, इससे ज्यादा मैच आप प्लेयर नहीं रख सकते। और सारे मैच जो होंगे स्टार्ट होंगे, जितने भी नाइट मैच 7:30 PM से स्टार्ट होंगे। चलिए एक और इंफॉर्मेशन देखते हैं। सुरेंदर एंड जवीर टू गेट गोल्ड, इन लोगों को गोल्ड मिलेगा कब, किस चीज में मिलेगा? 13th साउथ एशियन गेम्स में। 13th साउथ एशियन गेम्स जो कि कहां हुआ था? नेपाल काठमांडू में हुआ था दिसंबर 2019 में। उसमें ये लोग को ओरिजिनली एक्चुअल बात क्या है यहाँ पे कि वो लोग ये सुरेंदर एंड जबीर गोल्ड कॉइन इन लोगों को मिलने वाला नहीं था, बट गोल्ड कॉइन के ओरिजिनल जो हकदार थे मोहम्मद नईम एंड महबूब अली ऑफ पाकिस्तान, वो दोनों को क्या पाया गया? कोरोना पॉजिटिव पाया गया। क्यों पाया गया? और वो लोग को कोरोना पॉजिटिव ना पाया गया, वो लोग डोप पॉजिटिव पाए गए हैं। ये कोरोना बोलते बोलते जहां भी पॉजिटिव देखता हूं मुंह से हमेशा कोरोना ही निकल जाता है। ये कोरोना पॉजिटिव ना पाए गए, बल्कि इनका जो डोप रिजल्ट आया वो पॉजिटिव आया, यानी कि इन लोगों ने ड्रग्स लिया था खेलते हुए, और उन लोगों ने उसको फर्दर अपील भी नहीं किया कोई हायर कोर्ट में। तो इस बेसिस पे क्या हुआ? सुरेंदर एंड जबीर को गोल्ड दिया गया, गोल्ड मिल गया। क्यों? क्योंकि जो ओरिजिनल गोल्ड के हकदार थे वो बाहर हो गए डोप टेस्ट में फेल होने के कारण। ठीक है, अब चलिए अब नेक्स्ट न्यूज चलते हैं। यहां पर से हमारा द हिंदू का खत्म हो गया। अब हम लोग देखते हैं ऑल इंडिया रेडियो और पीआईबी के न्यूज को। सबसे पहला न्यूज जो है हमारा, खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट इन अगरबत्ती प्रोडक्शन। यानी कि केवीआईसी ने एक मिशन लॉन्च किया है। उस मिशन का नाम क्या है? खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन, जिसका मेन एम क्या है? जितने भी माइग्रेंट वर्कर डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री से अपने अपने जॉब को छोड़ चुके हैं या बेरोजगार हो चुके हैं, उन सबको एकत्रित किया जाए और सबको एकत्रित करके भारत को कम से कम अगरबत्ती के मामले में आत्मनिर्भर बनाया जाए। और ये बहुत ही जल्द लॉन्च किया जाएगा। इसमें क्या है ना कि केवीआईसी, जो मैं केवीआईसी के बारे में भी बताता हूँ, केवीआईसी क्या करेगी? ऑटोमेटिक अगरबत्ती मेकिंग मशीन प्रोवाइड कराएगी लोगों को, जो कि प्योरली इंडिया बेस्ड होगा। इसमें कोई भी सामान चाइनीज नहीं होंगे, खासकर चाइनीज नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ चाइना के ही सामान लगते हैं, इसमें खासकर कहीं के भी कोई सामान नहीं होंगे। ये टोटली जो है इंडिया बेस्ड रहेगा, और पूरा अगरबत्ती का मैन्युफैक्चर भी हमारे इंडिया में ही होगा। तो याद रख सकते हैं ये कि खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? तो ये केवीआईसी के द्वारा किया गया। क्यों किया गया? कि इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। किस क्षेत्र में? अगरबत्ती के प्रोडक्शन में। चलिए तो आप देख लेते हैं सबसे पहले कि ये केवीआईसी क्या होता है। ये सब चीज आप लोगों को बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि केवीआईसी को कब स्टैब्लिश किया गया, केवीआईसी किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। केवीआईसी को फॉर्म किया गया मेरा 1957 में, किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और किस एक्ट के द्वारा? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट ऑफ 1956। इस एक्ट के द्वारा मेरा खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन लागू किया गया। चलिए अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है, क्या ये स्टेच्यूटरी बॉडी है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? चूंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट के द्वारा लाया गया इफेक्ट में, तो किसी एक्ट के द्वारा अगर कोई इफेक्ट में लाया जाता है तो वो होता है हमारा स्टेच्यूटरी बॉडी। ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा। यूपीएससी आपका कौन सा बॉडी है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होता है? जिसका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ना कुछ नाम अंकित हो, जिसके बारे में कुछ ना कुछ बोला गया है, वो होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जो एक्ट के थ्रू बनाया जाए उसे बोलते हैं हम लोग स्टेच्यूटरी बॉडी। इसका हेड ऑफिस कहाँ है? मुंबई में। मुंबई में इसका मेन हेड ऑफिस है, और रीजनल ऑफिस कितना है? 6 जोनल ऑफिस हैं, जो कि दिल्ली, भोपाल, बेंगलोर, कोलकाता, मुंबई एंड गुवाहाटी में इसके जोनल ऑफिस बसे हुए हैं। इसका मेन काम क्या है? देखिए यहाँ पे मेन एम भी लिखा हुआ है, प्लान, प्रमोट, फैसिलिटेट
ऑर्गेनाइज एंड असिस्ट इन द एस्टेब्लिशमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्री, यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्री रूरल एरिया में उसको प्लान करना, उसको प्रमोट करना, उसको बढ़ावा देना और उसके अच्छे तरीके से लोगों को मैन्युफैक्चरिंग करना, सिखाना, खादी के बारे में लोगों को जानना, बताना, लोग जाने खादी के बारे में, ये इसका मेन एम है, मेन इसका ऑब्जेक्टिव है। अब चलते हैं, यहाँ पे एक चीज और आया था, आत्मनिर्भर भारत बनाना। यहाँ पे था ना कि आत्मनिर्भर बनाना अगरबत्ती प्रोडक्शन में, तो ये आत्मनिर्भर अब क्या है, चलिए देख लेते हैं ये आत्मनिर्भर भारत भी क्या है। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का एक विजन है। अब ये कब लॉन्च किया गया, ये आपको पता है, जो लोग न्यूज को फॉलो कर रहे हैं, ये पेंडेमिक के दौरान ही लॉन्च किया गया, जो कि भारत को, इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना है, यानी कि आत्मनिर्भर बनाना है, दूसरे देश के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। इस केस में केवीआईसी का ये पहला कदम है। और ये कब लॉन्च किया गया आत्मनिर्भर भारत, 12 मई 2020 को। हाँ चलिए, ये एक चीज और आया था यहाँ पे न्यूज में कि आत्मनिर्भर भारत बनाने का क्या मतलब है, क्या हम लोग अपना ट्रेड बाकी कंट्रियों के साथ बंद कर रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लॉ एंड आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग पूरे वर्ल्ड से आइसोलेट हो जाएं, अलग हो जाएं। पूरे वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी को भी भारत में स्वागत किया जाएगा, भारत सबको एक्सेप्ट करेगा, बट हम लोग अपने आप को, अपने आप पे निर्भर रहने के कारण दूसरों पे निर्भर ना रहें, जिसके कारण हम लोग को आज देख रहे हो कि पेंडेमिक के सिचुएशन में जितने भी लोग फॉरेन में थे सबको इंडिया वापस आना पड़ रहा है। काफी सारी चीज का इंपोर्ट भी हम लोगों का बंद हो गया, क्यों? क्योंकि हम लोग दूसरे देश पे डिपेंड रहते हैं। उसी सब चीज को हटाने के लिए ये आत्मनिर्भर भारत मिशन चलाया जा रहा है। चलिए अब देखते हैं एक और न्यूज, स्वच्छ भारत मिशन, ये अपने सेकंड फेज की ओर बढ़ चुका है। तो स्वच्छ भारत मिशन का फर्स्ट फेज क्या था? फर्स्ट फेज था ओडीएफ फ्री, यानी ओपन डेफिकेशन फ्री, खुले में शौच करना फ्री भारत बनाना है। सेकंड फेज अब क्या हो रहा है? ओडीएफ प्लस फ्री, यानी कि खुले में शौच करना तो बंद है, अब खुले में जो टॉयलेट भी कर देते थे अब वो भी आपको बंद करना होगा। ये हमारा ओडीएफ प्लस का मेन मोटिव्स। चूंकि फर्स्ट ओडीएफ फ्री का टारगेट कब था? 2019 2 अक्टूबर 2019 तक, 2 अक्टूबर 2019 तक हमारे भारत को ओडीएफ फ्री बनाना था, और भारत सरकार के द्वारा हमने ये टारगेट को अचीव कर लिया, यानी 2 अक्टूबर 2019 को हमने सारे स्टेट ने अपने आप को ओपन डेफिकेशन फ्री डिक्लेयर कर दिया। और ये मिशन लॉन्च कब किया गया था? 2014 में लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा। अब जो चलाया गया है ओडीएफ प्लस चलाया गया, इसका टारगेट कब है? ये फेज कंटिन्यू रहेगा आपका 2024 और 2025 तक, यानी कि तब तक हमारे पूरे कंट्री को, पूरे देश को, सारे स्टेट को ओडीएफ प्लस फ्री बनाना है। अभी तक तो हम लोग ओडीएफ फ्री ही हुए हैं, यानी कि ओपन डेफिकेशन फ्री कंट्री हमारी हो चुकी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। नेक्स्ट न्यूज नहीं, यहाँ पर एक चीज है कि हमारा ये स्वच्छ भारत मिशन अब क्या है। चलिए इसके बैकग्राउंड में जाके देखते हैं कि ये स्वच्छ भारत मिशन क्या है। यहां से आपसे क्वेश्चन उठ सकता है कि हमारा सेकंड फेज जो स्टार्ट हुआ है वो क्या है स्वच्छ भारत मिशन का। यहाँ पे आप बता सकते हैं कि ओडीएफ प्लस है हमारा स्वच्छ भारत मिशन का सेकंड फेज। चलिए स्वच्छ भारत मिशन देखते हैं। ये इसको जब आप इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? क्लीन इंडिया मिशन। इसका कैंपेन कब से कब तक था? 2014 से 2019 तक, जो कि मैंने बोला कि 2019 2 अक्टूबर तक हमें पूरे देश को ओडीएफ फ्री बनाना था, यानी ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या था? मेन ऑब्जेक्टिव, एक और ऑब्जेक्टिव था कि हमारा खुले में शौच जाना बंद करें, लोगों की मानसिकता में बदलाव लाए, ये तो हमारा ऑब्जेक्टिव था ही। उसके साथ मैनुअल स्कैवेंजिंग भी था। मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या होता है? आप लोग देखते हैं कि बड़े बड़े नाले में लोग खुद से उतर के उसको साफ करते हैं, जिसके कारण कितने लोगों की जान जाती है, कितने लोगों को काफी बीमारी हो जाती है, क्योंकि उस नाले में बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं। उसको बंद करना, यानी कि उसको मैनुअली जो काम करते हैं उसको बंद करना, उसको पूरी तरह से ऑटोमेटेड करना। और इसका एक स्लोगन है, इस स्लोगन को आप लोग हमेशा याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। 1 स्टेप टुवर्ड्स क्लीनेस, स्वच्छता की ओर एक और कदम। यह है हमारा स्लोगन स्वच्छ भारत मिशन का। और इंडिया ने अपने आप को ओपन डेफिकेशन फ्री डिक्लेयर कब किया? 2 अक्टूबर 2019 को। वो क्या था 2 अक्टूबर 2019? 150th एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर।
11 वुमेन एंटरप्रेन्योर्स अवार्डेड बाय WEE। अब ये WEE क्या है? WEE है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्पावरमेंट। इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। फर्स्ट देख लेते हैं कि इसमें जो अवार्ड दिया जाता है वुमेन एंटरप्रेन्योर को, वो क्या दिया जाता है? वो दिया जाता है 25 लाख। 25 लाख का अवार्ड टोटल कितने लोगों को दिया गया? 11 वुमेन एंटरप्रेन्योर को दिया गया। और ये टोटल मैनेजमेंट किसके द्वारा किया जाता है? WEE का IIT दिल्ली के द्वारा किया जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए, ये एग्जाम के रूप में ज्यादा रिलेवेंट नहीं है एग्जाम के लिए, बट इसके जो बैकग्राउंड न्यूज है वो काफी रिलेवेंट है। चलिए देखते हैं बैकग्राउंड न्यूज। WEE का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पे मैंने बताया, द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्पावरमेंट। ये हमारा WEE का फुल फॉर्म। ये लॉन्च किया गया था 26 सितंबर 2016 में। कहा? IIT दिल्ली में। और ये किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया था? मिस दीपा मलिक, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन मेडल एट पैरा ओलंपिक गेम्स। यानी पैरा ओलंपिक गेम्स में फर्स्ट मेडल जीतने वाली वुमेन दीपा मलिक के द्वारा, और नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था 26 सितंबर 2016 में। कहा? IIT दिल्ली में। और इसका मेन टारगेट क्या है? इम्प्रेस करना। किसको किसको इम्प्रेस करना? कॉलेज गोइंग स्टूडेंट से लेके मिडिल एज हाउसवाइफ। यानी कि आप कॉलेज जा रहे हो, वहां से लेके मिडिल एज हाउसवाइफ तक आपको इंटरप्रेन्योरशिप बनाने में ये मदद, आपको इंटरप्रेनर बनाने में ये मदद करेगा। आपको ये ट्रेनिंग देगा, आपको स्ट्रेंथन करेगा। ह्यूमन वुमेन के इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करना इसका मेन काम है। और ये किसके द्वारा किया जाता है? IIT दिल्ली के द्वारा। चलिए, यहाँ पे आपका क्लियर है। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड न्यूज पे ध्यान दीजिएगा। ये सब के बैकग्राउंड न्यूज पे इसका फोकस क्या ऑल एज ग्रुप के लोगों का रहता है? नहीं, ये कॉलेज गोइंग स्टूडेंट से लेके सिर्फ मिडिल एज हाउसवाइफ तक रहता है। इसको इनॉग्रेट कब किया गया, किसके द्वारा किया गया, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज की ओर। रेलवे मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया वर्चुअल रिटायरमेंट फंक्शन फॉर 2320 सुपर एन्युएटिंग ऑफिसर। यानी कि रिटायरमेंट, लोगों को रिटायरमेंट देने के लिए वर्चुअल रिटायरमेंट फंक्शन का ऑर्गेनाइज किया गया। किसके द्वारा? रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा। ये ज्यादा रिलेवेंट है नहीं, बस इसमें एक क्वेश्चन रिलेवेंट है कि किस मिनिस्ट्री ने वर्चुअल रिटायरमेंट फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया अपने सुपर एन्युएटिंग ऑफिसर के लिए, यानी कि सेवानिवृत्ति, जो कि सेवानिवृत्त होने वाले ऑफिसर हैं उनके लिए। तो ये हमारा कौन सा है? रेलवे मिनिस्ट्री है। इसको बस थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब एक काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। कितने लोगों को पता है कि आज वर्ल्ड संस्कृत डे है? वर्ल्ड संस्कृत डे मनाया जाता है हमेशा श्रावण पूर्णिमा को। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा आने वाला है हिंदू एडिटोरियल के वोकैब का, उसमें मैं काफी अच्छे तरीके से इसको डिस्कस करूंगा वर्ल्ड संस्कृत डे के बारे में। ये क्या है? फर्स्ट एवर स्पेशल प्रोग्राम इन संस्कृत टू बी ब्रॉडकास्टेड बाय ऑल इंडिया रेडियो ऑन अगस्त 3। वर्ल्ड संस्कृत डे को मार्क करने के लिए उसकी याद में फर्स्ट एवर स्पेशल प्रोग्राम इन संस्कृत, संस्कृत में पहला स्पेशल प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट किया जाएगा ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा। और ये कितने देर का प्रोग्राम होगा? 20 मिनट का प्रोग्राम होगा। मॉर्निंग में 7:10 से ये स्टार्ट किया जाएगा। अब यहां पर से आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? वर्ल्ड संस्कृत डे कब मनाया जाता है? सबसे पहला क्वेश्चन। और कौन सा ऐसा फर्स्ट एवर स्पेशल प्रोग्राम किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया? दूसरा क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं। तो ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा। कब किया गया? अगस्त 3 को किया गया। कितने मिनट का प्रोग्राम था? 20 मिनट का प्रोग्राम था। और उस प्रोग्राम का नाम क्या था? बहुजन भाषा संस्कृत भाषा, मतलब सभी लोगों की भाषा, बहुत लोगों की भाषा हमारी संस्कृत भाषा। ये प्रोग्राम का टाइटल था हमारा। ये टाइटल आप लोग याद रखिएगा। इस टाइटल से रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू पे ट्रिब्यूट टू फ्रीडम फाइटर पिंगाली वेंकैया ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। पिंगाली वेंकैया के बर्थ एनिवर्सरी पे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू ने ट्रिब्यूट पे किया। अब आप बताइए कि पिंगाली वेंकैया कौन है? कौन कौन इनका नाम जानते थे? अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इनका नाम जानना ही चाहिए। यही वो लीजेंडरी फ्रीडम फाइटर हैं जिन्होंने डिजाइन किया था इंडिया का नेशनल फ्लैग, यानी ट्राई कलर फ्लैग जो हम लोग बोलते हैं, इन्होंने ही डिजाइन किया था। इनका नाम क्या था? पिंगाली वेंकैया। तो आप लोग इसके नाम को ध्यान रखिएगा। चलिए, यहां से इतना एग्जाम के पैटर्न के लिए रेलेवेंट था। इससे थोड़ा सा और देख लेते हैं हटके कि हमारे नेशनल एंथम को किसके द्वारा बनाया गया, किसके द्वारा कंपोज किया गया? ये कंपोज किया गया रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। कब किया गया? 11 दिसंबर 1911 में, यानी 1911 में। और सबसे पहली बार इसे कब गाया गया? 28 दिसंबर को कलकत्ता सेशन में।
दूसरा देखते हैं वंदे मातरम को किसके द्वारा कंपोज किया गया। ये कंपोज किया गया बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। आप किसी एग्जाम की तैयारी करें या ना करें, लेकिन एज एन इंडियन सिटीजन आपको ये सब कुछ पता होनी चाहिए। अब चलते हैं अमित शाह के बारे में न्यूज, जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन्होंने एक वेबिनार को लॉन्च किया है, जिस वेबिनार का नाम है लोकमान्य तिलक स्वराज टू सेल्फ रिलायंट इंडिया। और ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया था? इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन ऑन द 100th डेथ एनिवर्सरी ऑफ द ग्रेट फ्रीडम फाइटर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। यानी कि बाल गंगाधर तिलक के 100 डेथ एनिवर्सरी पे ICCR के द्वारा एक वेबिनार लॉन्च किया गया। उस वेबिनार का क्या नाम था? लोकमान्य तिलक स्वराज टू सेल्फ रिलायंट इंडिया। इस वेबिनार का नाम याद रखिएगा, आपके काफी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि कौन सा वेबिनार को लॉन्च किया गया था 100 डेथ एनिवर्सरी पे बाल गंगाधर तिलक के। आप लोग अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपने ऑब्वियसली नाम सुना ही होगा, लाल बाल पाल, यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड एक चीज देख लेते हैं, हमारे तिलक जी से रिलेटेड, यानी कि लोकमान्य तिलक से रिलेटेड देख लेते हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। कौन कौन सा बुक रिटन किया गया था बाय तिलक? सबसे पहला केसरी, जो कि मराठी लैंग्वेज में लिखा गया था, और मराठा जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया था हमारे तिलक जी के द्वारा। और कुछ एक बुक जो उनके द्वारा लिखे गए थे, गीता रहस्य, आर्कटिक होम इन द वेदास, द ओरियन। उनकी कुछ एक फेमस इनिशिएटिव्स क्या थी? पब्लिक सेलिब्रेशन ऑफ गणेश फेस्टिवल एंड शिवाजी जयंती। उन्होंने ही फेमस स्लोगन दिया था, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, यानी स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। काफी सुना होगा आप लोगों ने हिस्ट्री में इसके बारे में। चलते हैं हमारे अगले न्यूज की ओर, जो कि हमारा एयर मार्शल VR चौधरी टेक्स ओवर एज चीफ ऑफ IAF वेस्टर्न एयर कमांड, यानी वेस्टर्न एयर कमांड का चीफ किसे बनाया गया? VR चौधरी को। और पहले ये कौन थे? मार्शल B सुरेश थे। तो जब आपको ये न्यूज आ गया, आप थोड़ा सा ये न्यूज भी देख लीजिए। न्यू क्रिएटेड पोस्ट है CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, अभी कौन है? जनरल बिपिन रावत। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरावने। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। एयर स्टाफ के चीफ कौन है? एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। इन तीनों के हेड को बोला जाता है हमारा CDS। एक नया पोस्ट क्रिएट किया गया है, जिसके अभी हेड है जनरल बिपिन रावत। और एक न्यूज है हमारा नॉर्दर्न रेलवे से लेकर। नॉर्दर्न रेलवे ने अपना फर्स्ट एवर व्यापार मेला एक्सप्रेस ट्रेन चलाया। ये चूंकि जो भी आपका काम इंडिया में पहली बार होता है, वो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नॉर्दर्न रेलवे ने फर्स्ट अपना व्यापार मेला एक्सप्रेस ट्रेन चलाया। कहां से कहां तक चलाया? ये पंजाब से त्रिपुरा तक के लिए चलाया। स्टार्ट कहां से किया गया? दिल्ली के किशनगंज से स्टार्ट किया गया। और इसमें क्या क्या लोड किया गया है? वेट, गेहूं, राइस एंड पल्सेस, यानी कि गेहूं, चना और दाल इसमें लोड किए गए हैं, जो कि आपके दिल्ली के किशनगंज से स्टार्ट हुआ। 2673 किलोमीटर ये चलेंगे। कहां से कहां तक? पंजाब से लेके त्रिपुरा तक। ये आपका न्यूज है, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा कि व्यापार मेला एक्सप्रेस ट्रेन से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाके देख लेते हैं। चलिए देखते हैं कहां से कहां तक ये चलेगा। पंजाब से लेके हमारा त्रिपुरा तक। मैप में देख लीजिए, कोई भी जगह है आप उसे मैप में जरूर देखें। पंजाब की नेबरिंग स्टेट कौन कौन सी है? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर। और त्रिपुरा की नेबरिंग स्टेट मिजोरम, असम। बस यही दो स्टेट है जो कि हमारी त्रिपुरा से सटी हुई है। सबसे पहले और एक थोड़ा सा स्टैटिक न्यूज देख लेते हैं यहां से कि सबसे ज्यादा फेमस डांस कौन सा है त्रिपुरा का, जिसको फोक डांस भी बोला जाता है। होजागिरी डांस उसको बोला जाता है, जो कि रियांग कम्युनिटी द्वारा किया जाता है। और पंजाब का फेमस डांस तो आप लोगों को पता ही है, भांगड़ा पाले, यानी कि भांगड़ा जो है हमारा पंजाब का फेमस डांस है। और त्रिपुरा का मेरा फेमस डांस कौन सा हो गया? होजागिरी डांस। ये कुछ एक स्टैटिक न्यूज था। यहाँ पे एक और स्टैटिक न्यूज ये है, स्टैटिक नहीं है, ये विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-2021 ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? जैसे ही आप लोग नाम देखोगे विद्यार्थी विज्ञान मिशन, तो ये आप बता दोगे कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसको कि एजुकेशनल मिनिस्ट्री अभी बना दिया गया है, चेंज कर दिया गया, उसके द्वारा ये लॉन्च कर दिया गया है। बट नहीं, ये लॉन्च किया गया हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा।
इसलिए मैंने ये न्यूज डाला कि ये किसी भी एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जा सकता है कि विद्यार्थी विज्ञान मंथन इज लॉन्च्ड बाय और 4-5 मिनिस्ट्री के नाम दे दिए जाएंगे, तो आप लोग कंफ्यूज होकर इसे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स या डेवलपमेंट के अंदर ना डाल दें। ये हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर के द्वारा इसे लागू किया गया है। चलिए अब देखते हैं, यूएई बिकम्स फर्स्ट कंट्री इन अरब वर्ल्ड टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर एनर्जी, यानी कि यूएई वर्ल्ड की पहली कंट्री बन गई है अरब वर्ल्ड में, वर्ल्ड की नहीं अरब वर्ल्ड की पहली कंट्री बन गई है जो कि न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। मैंने आपको ऑलरेडी यूएई का सैर करा चुका हूं, इसलिए अभी फिर से मैं दूसरी बार यूएई का सैर नहीं कराऊंगा, अब दूसरे देश चलूंगा। तो चलिए यूएई का आपका कहां पे है, ये जगह का नाम देख लीजिए, इसका नाम क्या है, बराका न्यूक्लियर प्लांट। ये फर्स्ट यूनिट इसका ऑपरेशनल हो चुका है ऑलरेडी, इसलिए और उसके ऑपरेशनल होते ही यूएई हमारा अरब वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री बन चुका है। ये क्या है, ये आपके पूरे यूएई के 25% का इलेक्ट्रिसिटी नीड्स को पूरा करेगा, जो कि प्रोड्यूस करेगा ऑलमोस्ट 5.6 गीगावाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये सब चीज आप थोड़ा सा स्टैटिक है पोर्शन, इसे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, ये कौन सा पावर प्लांट का नाम क्या है, कौन सा ऐसा कंट्री है अरब वर्ल्ड का पहला जो कि न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट न्यूज की ओर। बांग्लादेश टू कंस्ट्रक्ट मॉडर्न फूड स्टोरेज सिस्टम विथ USD 202 मिलियन वर्ल्ड बैंक फाइनेंशियल सपोर्ट, यानी कि बांग्लादेश मॉडर्न फूड स्टोरेज सिस्टम बना रहा है, किसके सपोर्ट से, वर्ल्ड बैंक के सपोर्ट से। कितना सपोर्ट वर्ल्ड बैंक द्वारा दिया गया है, यानी कि $202 मिलियन, इतना डॉलर का सपोर्ट दिया गया, फाइनेंशियल सपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा बांग्लादेश को, जो कि वो लोग मॉडर्न फूड स्टोरेज सिस्टम को बना सके। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे बैकग्राउंड न्यूज चल के देख लेते हैं कि ये वर्ल्ड बैंक क्या है। तो वर्ल्ड बैंक को क्रिएट किया गया था 1944 में, किस कॉन्फ्रेंस में, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में। ये फेमस, बहुत सी फेमस कॉन्फ्रेंस है, यहीं पर आपका पहली बार नाम आया था IMF का भी, और उसी टाइम पे वर्ल्ड बैंक को भी क्रिएट किया गया था। इस कॉन्फ्रेंस का नाम हमेशा याद रखिएगा। अभी इसके प्रेसिडेंट कहाँ है, डेविड मालपास इसके कौन है, डेविड मालपास इसके प्रेसिडेंट है, अंशुला कांत इसके CEO हैं। फॉर्मेशन कब किया गया था, जुलाई 1944 में इसका फॉर्मेशन किया गया था। हेडक्वार्टर्स कहाँ है, वाशिंगटन DC में। ये कुछ एक स्टैटिक न्यूज है जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड। सो आई होप कि आपको हमारा लेक्चर पसंद आ रहा हो। अगर लेक्चर पसंद आ रहा हो तो जरूर इसे शेयर करें, हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैंने जो सजेशन आपसे पूछा है उसे बताएं कि क्या हमें क्वेश्चन भी लाना चाहिए, आज के लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन भी लाना चाहिए। अगर हाँ तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम लोग क्वेश्चन भी लाएंगे। सो आई होप यू विल लाइक द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू गाइस, थैंक यू वंस अगेन। मिलते हैं कल फिर से हम लोग इसी टाइम में नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।